नमस्कार। हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का किया उद्घाटन। कहा, मोबिलिटी सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन से तेज होगी विकसित भारत की यात्रा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र का पार्ट 1। महिलाओं बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान। महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये देने की घोषणा। सरकार बनने पर लागू की जाएगी आयुष्मान कार्ड योजना। बसपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 69 उम्मीदवारों की जारी की सूची। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 3 सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदान किए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और संचार साथी ऐप की शुरुआत। मोबाइल पर आने वाली कॉल के जरिए होने वाले फ्रॉड से बचाने में होगी मददगार। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान 2.0 का विजन डॉक्यूमेंट किया जारी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। पीएम ने भारत मंडपम में हुए शुभारंभ समारोह को संबोधित भी किया। देश के इस सबसे बड़े मोबिलिटी एक्सपो को भारत मंडपम, दिल्ली के यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में एक साथ आयोजित किया गया है। संपूर्ण मोबिलिटी वैल्यू चेन को साथ लाने की दिशा में ये एक बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते साल में भारत का ऑटो उद्योग 12% से बढ़ा है। उन्होंने बताया कि दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा भारत में गाड़ियां बिक रही हैं। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही हैं। एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मध्यम वर्ग के बढ़ते दायरे और शहरीकरण के साथ ही मेक इन इंडिया की नीति से ऑटो उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को पीएलआई योजना से मदद मिली है। उन्होंने बताया कि ऑटोमोटिव क्षेत्र में 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। भारत में ऑटो इंडस्ट्री के विकास की संभावनाओं में मेक इन इंडिया की मजबूती का भी बड़ा रोल है। मेक इन इंडिया अभियान को पीएलआई स्कीम से नई गति मिली है। पीएलआई स्कीम ने 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की
सेल में मदद की है। इस स्कीम से ही इस सेक्टर में 1.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं। आप जानते हैं, आप अपने सेक्टर में तो जॉब क्रिएट करते ही है, इसका दूसरे सेक्टर्स में भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। बड़ी संख्या में ऑटो पार्ट्स हमारा एमएसएमई सेक्टर बनाता है। जब ऑटो सेक्टर बढ़ता है तो एमएसएमई, लॉजिस्टिक्स, टूर और ट्रांसपोर्ट, इन सभी सेक्टर में भी नई जॉब्स अपने आप बढ़ने लग जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाला समय भारत का है और मोबिलिटी में अपना भविष्य देखने वाले लोगों के लिए भारत एक शानदार डेस्टिनेशन है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर तरह से मोबिलिटी सेक्टर के साथ है। इंडस्ट्री इनोवेशन ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इनोवेशन हो, टेक हो, स्किल हो या फिर डिमांड, आने वाला समय ईस्ट का है, एशिया का है, भारत का है। मोबिलिटी में अपना फ्यूचर देखने वाले हर सेक्टर के लिए भारत एक शानदार, इन्वेस्टर के लिए भी शानदार डेस्टिनेशन है। मैं आप सभी को फिर विश्वास दिलाता हूं, सरकार हर तरह से आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रदर्शित की गई गाड़ियों का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न साझेदारों के साथ गाड़ियों की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल की। गौरतलब है कि इस साल के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में देश विदेश की कई नामी गिरामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। होंडा ने भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 में CB300F का फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट पेश किया है। होंडा CB300F मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे फ्लेक्स फ्यूल से चलाया जा सकता है। मोटरसाइकिल को 85% फ्लेक्स फ्यूल के साथ आसानी से चलाया जा सकता है। फ्लेक्स फ्यूल गैसोलीन, मेथनॉल या इथेनॉल के मिश्रण से बना एक वैकल्पिक ईंधन होता है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन एक से ज़्यादा तरह के ईंधन पर चलने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाहन पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाहन नॉर्मल पेट्रोल और डीजल इंजन के मुकाबले कम प्रदूषण करते हैं। होंडा एक्टिवा ने भी अपनी स्वैपेबल मोबाइल पावर पैक के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की है। डीडी न्यूज़ के संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने होंडा के सेल्स और मार्केटिंग निदेशक योगेश माथुर के साथ खास बातचीत की। टू व्हीलर सेगमेंट में होंडा जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ईवी में तब्दील हो। ये सारी कंपनियां उसमें लगातार कोशिश कर रहे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ इस बात मौजूद है होंडा के सीनियर अधिकारी। ये हम देख पा रहे हैं कुछ बैटरीज लगी हुई है, ये क्या है थोड़ा बताएं। जी, आज हमारा जो कार्बन न्यूट्रल थीम है उसी के ऊपर ये सारा स्टॉल आधारित है और आज हमने 2 मॉडल शोकेस किए हैं। पहला हमारा एक्टिवा ई है जो कि स्वैपेबल बैटरी के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरा हमारा फिक्स बैटरी पे QC1 अवेलेबल है। ये आपका ये भी एक मॉडल है, राइट? ये दोनों मॉडल सेम है, तो दोनों स्वैपेबल बैटरी मॉडल्स हैं और इसके अंदर हमारे पास में पहली ही तरीके से जो यूनिक सिस्टम हमने जो डेवलप किया है, पूरा कंप्लीट इको सिस्टम, तो वो बैटरी स्वैपेबल सिस्टम है। तो आजकल अगर हम देखें तो बहुत सारे कस्टमर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि चार्जिंग में टाइम बड़ा लगता है। सो टू अवॉइड दैट थिंग हमने ये कोशिश की है कि विद इन अ मिनट दे कैन कम और एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी बैटरी। भारत कोशिश कर रहा है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अगले 2 महीने में हासिल कर ले, इसका जो लक्ष्य है। लेकिन इसके साथ साथ फ्लेक्स फ्यूल ब्लेंडिंग यानी कि करीब 80% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल जो है देश में लेके आने की बात की जा रही है। ये बाइक है, आप देखिए CB300F, ये है फ्लेक्स फ्यूल। जी हां, इथेनॉल 80% ब्लेंडेड पेट्रोल जो है इस पे यूज हो सकता है। अगला जो लक्ष्य है भारत का वो है
फ्लेक्स व्हील यानी कि ऑलमोस्ट 80% लेके आने के लिए। भारत की पहली बाइक है जो ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर सेल। बाकी सभी ने अनाउंस किया है बट हमने ऑलरेडी बेचना शुरू कर दिया है। ग्रीन मोबिलिटी ये जो है ये इस भारत मोबिलिटी का बहुत बड़ा मेजर थीम है। होंडा उसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। कैमरा पर्सन मॉन्टी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के संकल्प पत्र के पहले भाग को जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में जन कल्याण की चल रही वर्तमान योजनाएं उनकी सरकार बनने के बाद भी जारी रहेंगी। योजनाओं से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उनमें सुधार किया जाएगा। उनको भ्रष्टाचार मुक्त भी किया जाएगा। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आपने फ्री तो कर दिया लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई। सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। महिला सम्मान का जो वादा किया है वो पूरा किया। समाज के हर वर्ग पर हमारा फोकस है। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति महीने 2500 दिए जाएंगे। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा। एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। भाजपा के संकल्प पत्र के पहले भाग को जारी करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य से उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत दिल्ली सरकार अलग से 5 लाख का बीमा करेगी, जबकि 5 लाख का बीमा केंद्र सरकार देगी। 70 साल से अधिक आयु के लोगों को 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी और प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की लागू करेंगे 51 लाख लोगों पर और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, उसको भी हम बताना चाहते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का 5 लाख रुपए, जिनकी उम्र 70 साल से टिल डेथ उनको 5 लाख रुपए और उस पर दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए और जोड़ेगी, तो उनको भी 10 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। इस तरीके से आयुष्मान भारत को हम लागू करेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि 60 से 70 साल के लोगों की पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी और 70 साल से अधिक उम्र के लोगों और अन्य श्रेणी के लोगों को 2,500 के बजाय 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। हमारी सरकार 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए, एल्डर सिटीजन्स के लिए, उनकी सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन है उसको 2,000 से 2,050, 500, 2,500 प्रति माह कर दिया जाएगा। और उसी तरीके से सीनियर सिटीजन्स जो 70 साल से ऊपर के हैं और जो हमारे विधवा बहनें हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं
और जो हमारे स्पेशल एबल्ड लोग हैं उनको, जो डेस्टिट्यूट हैं, उन सबको 3,000 रुपए यानी 2,500 से बढ़ाकर उनकी पेंशन को 3,000 रुपए कर दिया जाएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। इसी बीच दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के पार्षद रविंद्र सोलंकी और नरेंद्र गिरसा भाजपा में शामिल हुए। रविंद्र सोलंकी बापरोला से पार्षद हैं, वहीं नरेंद्र गिरसा मंगलापुरी से पार्षद हैं। आप नेताओं के पार्टी में शामिल होने पर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिख स्टूडेंट्स को मेट्रो में 50% छूट देने की मांग की है। केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि छात्रों को मेट्रो में रियायत देने से जो खर्चा आएगा उसको दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच बराबर बराबर वहन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% 50-50 के रेशो में शेयर किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे जरूर स्वीकार करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफर कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RINL को 11,440 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज दिया है, जिसको कि कैबिनेट की CCEA में मंजूरी दी गई थी। इस पैकेज से RINL के कार्यान्वयन में त्वरित सुधार आएगा। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के विजन में भी RINL की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये बहुत बड़ा एक रिवाइवल पैकेज है। RINL देश के स्टील सेक्टर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपनी है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थापित है, और ये यूनिकनेस है इसकी कि ये पोर्ट बेस्ड स्टील प्लांट है। इसमें जो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन और वर्किंग कैपिटल को प्रिफर्ड शेयर कैपिटल के हिसाब से 11,440 करोड़ रुपीस का पैकेज बनाया। RINL के रॉ मटेरियल के टाइप के लिए भी काम चल रहा है, NMDC से टाइप है। साथ ही साथ RINL के जो सब्सिडियरी कंपनीज हैं उसमें भी ध्यान दे के रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी लाई जा रही है। ओवरऑल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा एक विजन है, उसमें RINL की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। दरअसल देश भर में बीते साल 1 जुलाई से प्रभावित 3 नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति, ई-साक्ष्य, ई-सम्मन, फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर बैठक कर चुके हैं। समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नए कानूनों के माध्यम से हमारी न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस का समय बचेगा। आगामी समय में इन तीनों कानूनों को लागू करने के बाद हमारे हॉस्पिटल आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर न्यायिक प्रक्रिया में अपने साक्ष्य दे सकेंगे। जेल में अधिकांश कैदियों को लाने के लिए पुलिस बल की जरूरत होती थी, अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। नए कानूनों के माध्यम से हमारे न्याय प्रक्रिया में पुलिस का भी समय बचेगा। आने वाले समय में इन तीनों कानून लागू करने के बाद हमारे चिकित्सालय, खास करके मेडिकल और इन कारण से दिन दिन भर डॉक्टरों को जाके बैठना पड़ता था, अब आधुनिक संसाधनों का उपयोग होते हुए वो अपने वहाँ से इस न्याय प्रक्रिया में अपनी साक्ष्य दे सकेंगे। जेल से भी अधिकांश बंदियों को लाने ले जाने के लिए पुलिस और बड़े पैमाने पर बाकी बल की आवश्यकता पड़ती थी, उससे भी बचा जा सकेगा और कम समय में जल्दी से जल्दी न्याय देने के लिए इनका लाभ मिलेगा।
केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूर दराज तक संचार सुलभ कराने और लोगों को मोबाइल फ्रॉड से बचाने के लिए प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान 2.0 के विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया। उन्होंने DBN द्वारा वित्तपोषित 4G मोबाइल साइट पर इंट्रा सर्किल रोमिंग का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा संचार साथी ऐप का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के हर नागरिक को एम्पावर करना हमारी जिम्मेदारी है। NBM 2.0 जिसका विजन आज हमने लॉन्च किया है, 2,70,000 गांवों को अब हम जोड़ने जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां केवल 10 लाख रूट किलोमीटर्स OFC फाइबर का पूर्ण देश में था, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो 4 गुना बढ़ के 42 लाख रूट किलोमीटर हो चुका है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के आधार पर एक एक नागरिक को सशक्त बनाना, यही प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है, जो अब क्रियान्वयन NBM 2.0 के द्वारा हो रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 4G मोबाइल साइट पर इंट्रा सर्किल रोमिंग के शुभारंभ से हम अपने नेटवर्क को साझा करने में सक्षम होंगे और इससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। On the basis of that fundamental premise, look at a concept of intra-operator roaming capability. To be able to share our networks. And by sharing our networks, increasing our productivity. Increasing our return on investment, increasing our return on capital employed. भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का स्वागत किया है। BMS नेता गिरीश चंद्र आर्य ने DD न्यूज से बात करते हुए कहा कि सरकार के इस कदम से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद देश भर में अलग अलग समूहों ने और अलग अलग संगठनों ने स्वागत किया है। ऐसे ही एक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने भी इसका स्वागत किया है और इनकी लंबे समय से मांग चली आ रही थी। इस समय हमारे साथ गिरीश चंद्र आर्य जी हैं, जो कि भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। सर, जिस तरीके से अभी सरकार ने घोषणा की है, आप लोगों की क्या मांगें थी और कितने संतुष्ट हैं आप इन सबसे? ये जो कल घोषणा हुई है वेतन आयोग की, ये खुशी की बात यह है कि जब अश्विनी वैष्णव जी इसकी घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये कैबिनेट का एजेंडा नहीं था, तो कैबिनेट होने के बाद में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसमें अपना लेकर के इनिशिएटिव और इसकी जो है घोषणा की कि 8th पे कमीशन की मैं घोषणा करता हूँ। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है सरकार का और हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भारतीय मजदूर संघ की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये अपना प्रदर्शित किया है कि वो कर्मचारियों के हित में किस तरह से सोचते हैं। इसमें आप लोगों ने कुछ सुझाव क्या पहले सरकार को दिए थे? किस तरीके से भूमिका रही आपकी इसमें? हम फाइनेंस मिनिस्टर से लगातार इसमें मिलते रहे। तो एक परंपरा है कि जब भी कोई बजट आता है तो बजट से पहले प्री बजट की मीटिंग होती है आर्थिक समूह की। तो भारतीय मजदूर संघ जो हमारे आनुषंगिक संगठन है उनके साथ जो एक आर्थिक समूह बना हुआ है, तो आर्थिक समूह की जो है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है। तो अभी हाल में ही 10 तारीख को जो मीटिंग आर्थिक समूह की हुई, तो उसमें हमारी मुख्य मांग जो है, एक मुख्य मांगों में से एक मांग ये भी थी कि वेतन आयोग 8th कमीशन का तुरंत जो है घोषणा हो। तो इतनी जल्दी अगर वास्तविकता में सोचें तो इतनी जल्दी हमने भी कल्पना नहीं की थी जितनी जल्दी किया है, इसलिए इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो हमने बात की भारतीय मजदूर संघ से, जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर काफ़ी उत्साहित है और ये मानता है कि आने वाले समय में जो भी सिफारिशें होंगी
वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हितकारी होंगी। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाली धाराओं के इस्तेमाल को लेकर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस धारा को सिर्फ परेशान परिवार की भावनाओं को शांत करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय पुलिस और ट्रायल कोर्ट को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक बैंक मैनेजर को आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी करते समय दिया। बैंक मैनेजर पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बैंक का कर्ज चुकता करने के लिए दबाव बनाया, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने कहा कि इस केस में बैंक मैनेजर की मंशा लोन लेने वाले इंसान को आत्महत्या के लिए उकसाने की नहीं थी। ऐसे में मैनेजर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।